सुप्रभात मध्य प्रदेश, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। सबसे पहले बात पिछड़ा वर्ग की। सरकार आज सुप्रीम कोर्ट में पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की रिपोर्ट को पेश करेगी। आज ओबीसी आरक्षण को लेकर कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। वहीं भोपाल में पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने मंत्री भूपेंद्र सिंह और विधायक कृष्णा गौर के साथ पत्रकार वार्ता में जानकारी दी। रिपोर्ट में 48% पिछड़ा वर्ग के मतदाता पाए गए हैं। शेष मतदाता जो हैं वो 79% है। आयोग का दावा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक जो सर्वे किया गया उसमें ट्रिपल टेस्ट का पालन किया गया है। आयोग ने सरकार को 6 अनुशंसाएं की हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग के लिए 35% सीट रिजर्व करने की बात इस रिपोर्ट में कही गई है। वर्ग कल्याण आयोग के द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है और उस रिपोर्ट में जो डाटा आया है उसमें लगभग 48% जो है वो पिछड़ा वर्ग के मतदाता पाए गए हैं। और इसको अगर हम देखें कुल मतदाताओं में से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के मतदाता घटाने पर शेष मतदाताओं में अन्य पिछड़ा वर्ग का जो मतदाता है वो 79% है। वहीं जेपी धनुपिया ने भाजपा पर पिछड़े वर्ग को गुमराह करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट को जो आंकड़े दिए गए हैं वो उस पिछड़े वर्ग कल्याण आयोग ने तैयार करवाए हैं जिसका कोई संवैधानिक आधार नहीं। उनकी माने तो प्रदेश में 56% पिछड़ा वर्ग की आबादी है, इससे 48% बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार फिर पिछड़े वर्ग के साथ छलावा करने का प्रयास कर रही है। जैसी कि आज जानकारी प्राप्त हुई है कि माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो कल्याण आयोग पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग गठित किया गया था, जो संवैधानिक भी नहीं है, उसके द्वारा आंकड़े पेश किए गए हैं और कहा गया है कि 48% की आबादी मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग की है। जबकि मैं पिछड़े वर्ग का अध्यक्ष हूँ, ना हम लोगों से न विपक्ष से किसी से कोई राय नहीं ली और ऐसा लगता है गलत सलत जानकारी माननीय उच्च न्यायालय देने का प्रयास किया है। ये आंकड़े इन्होंने कहाँ से एकत्र किए हैं? क्या मतदाता सूची से आंकड़े एकत्र किए गए? कहीं तो सर्वे होता हुआ दिखा नहीं है। मुझे लगता है कि फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी पिछड़े वर्ग को ठगने का कार्य कर रही है। पिछड़ा वर्ग इस बात को अच्छी तरह जानता है कि आदरणीय कमलनाथ जी ने जो 27% आरक्षण मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग को दिया गया था उससे कम किसी भी का स्वीकार नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह से कोई भी मंसूबे अपने पूरे नहीं कर पाएगी। पिछड़ा वर्ग अपना हक लेकर रहेगा। तो जेपी धनुपिया ने ये बयान दिया है और पिछड़ा वर्ग आयोग जिसकी बिसेन अगुवाई कर रहे थे उसके मुताबिक 48% पिछड़ा वर्ग के मतदाता पाए गए हैं, जबकि शेष जो 79% है वो अलग है। सहयोगी अनुराग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग के पास आपको लिए चलेंगे। अनुराग, 48 बनाम 56% और आज सुप्रीम कोर्ट में ये डाटा लेकर जाया जाएगा। कहा यह गया है कि हमने ट्रिपल टेस्ट का पालन किया है। अब सारा दारोमदार सुप्रीम कोर्ट पर। अनुराग। बिल्कुल ललित, देखिए स्थानीय निकाय के चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होना है। एक दिन पहले ही कोर्ट ने साफ कर दिया था कि ट्रिपल टेस्ट के मामले में यदि रिपोर्ट राज्य सरकार नहीं देती है तो बिना ओबीसी आरक्षण के ही निकाय चुनाव कराए जाएंगे। लेकिन कल आनंद फानन में ही जो मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग है उसकी रिपोर्ट तैयार की और शाम तक वो महाधिवक्ता को भी भेज दी गई और मुमकिन है कि आज जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई होगी तो राज्य सरकार की तरफ से जो पक्ष रखा गया है उस रिपोर्ट को पेश किया जाएगा और इस बात की मांग की जाएगी कि ओबीसी जो कि 48
फीसदी आबादी है उसके लिहाज से 35% आरक्षण दिया जाए। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर करेगा कि वो क्या इस पूरे मामले को लेकर फैसला करता है। जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आरक्षण को लेकर जो रिपोर्ट मांगी थी उससे कोर्ट कितना संतुष्ट होता है और उसके आधार पर क्या ओबीसी आरक्षण को मानते हुए ही निकाय चुनाव कराए जाएंगे, ये अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा। तो 11 बजे इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होना है और उसके बाद साफ हो जाएगा कि प्रदेश में निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के होंगे या ओबीसी आरक्षण के साथ कराए जाएंगे। एक और बात है, कल हमारी मंत्री भूपेंद्र सिंह से भी बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार की मंशा साफ है कि 27% ओबीसी आरक्षण के साथ ही चुनाव कराए जाएं, लेकिन शाम होते होते राज्य सरकार ने 35% ओबीसी आरक्षण का अपना मत रखा है। तो अब इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है, इसी पर सबकी नजरें होंगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुराग। लेकिन अनुराग, आप हमारे साथ बने रहें, कुछ और खबरों को लेकर भी अनुराग के पास हम आपको लिए चलेंगे। भोपाल से बड़ी खबर, सीएम आज संबल 2.0 पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। 592 करोड़ 77 लाख की राशि का वो वितरण करेंगे। अनुग्रह सहायता योजना के तहत 27,897 प्रकरणों के लिए वो राशि देंगे। सीएम हाउस में दोपहर 12 बजे इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 592 करोड़ 77 लाख की राशि का वितरण। अनुराग हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, एक बार फिर अनुराग के पास चलेंगे। अनुराग, आज संबल 2.0 और 27,897 से ज्यादा प्रकरण है, 592 करोड़ से ज्यादा की राशि, विस्तार से अनुराग। बिल्कुल, देखिए, पहले बीजेपी सरकार इस बात का आरोप लगाती रही कि संबल योजना को कमलनाथ सरकार में बंद कर दिया गया था, लेकिन एक बार फिर संबल योजना 2.0 की जोर शोर के साथ शुरुआत की जा रही है और इसके तहत जो संबल योजना के दायरे में जो हितग्राही आते हैं, जो लोग आते हैं, उनको अलग अलग प्रकरणों में फ़ायदा पहुंचाने का काम किया जाएगा और इसी के तहत एक बड़ी राशि संबल योजना के हितग्राहियों में डालने का काम होगा। तो आज ये सीएम हाउस में कार्यक्रम होगा जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ऑनलाइन जो है हितग्राहियों के खाते में राशि डालने का काम करेंगे। ये अलग अलग योजनाओं के तहत दी जाने वाली राशि है। संबल योजना के तहत चाहे चिकित्सा शिक्षा के लिए हो, गरीबों को भोजन के लिए हो या फिर दूसरी अन्य योजनाओं के तहत जो राशि दी जाती है उसी का वितरण आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। तो ये एक बड़ा कार्यक्रम आज मुख्यमंत्री निवास पर होगा। चलिए, शुक्रिया अनुराग आपका इस जानकारी के लिए। और अगली खबर खरगोन से जुड़ी हुई। खरगोन में कांग्रेस मुर्दाबाद के नारे के बाद पूर्व मंत्री ने ही दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा। दिग्विजय सिंह के खिलाफ नारेबाजी को लेकर पूर्व मंत्री मुकेश नायक ने कहा कि दिग्विजय सिंह को खरगोन आकर देखना चाहिए, पीड़ितों से मिलना चाहिए। 10 साल मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय जी को यह सोचना चाहिए कि उनके बयान से कांग्रेस को लाभ होता है या नुकसान होता है। इधर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने भी दिग्विजय सिंह के बयान को व्यक्तिगत बताया है। वो बहुत बड़े नेता है, उन्हें पूरा अधिकार है बयान देने का। उनके व्यक्तिगत बयान से कांग्रेस को कहीं ना कहीं क्षति तो पहुंचती है। 10 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महामंत्री रहे हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं। ये तो उन्हें सोचना है कि उनके बयान से पार्टी को क्या लाभ और क्या नुकसान हो। कभी भी दिग्विजय सिंह जी बिना तथ्य की जानकारी के बोलते नहीं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कोई उत्साही कार्यकर्ता कुछ मटेरियल दे देता है, उस पर एक आध बार कभी कुछ ऐसा हुआ, वरना दिग्विजय सिंह कांग्रेस पार्टी उनके बयान से सहमत है क्या? नहीं, देखिए ये व्यक्तिगत बयान है उनका। खरगोन हिंसा की जांच करने पहुंची कांग्रेस जांच कमेटी ने दंगे के लिए प्रशासन को जिम्मेदार माना है। दंगाग्रस्त इलाके और पीड़ितों से बात करने के बाद पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि दंगे का कारण है प्रशासन सोया हुआ था, एक एजेंडे के तहत काम किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के बाद भी संवेदनशील खरगोन को लेकर प्रशासन का ध्यान नहीं होने से दंगा हुआ है। नरोत्तम मिश्रा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि नरोत्तम मिश्रा और उनकी पार्टी का एजेंडा सब जानते हैं। पूर्व मंत्री मुकेश नायक का कहना है कि दंगे का कारण कमजोर प्रशासन है, सूचना तंत्र की कमी थी। सोया हुआ प्रशासन, एजेंडे के तहत काम करने वाला प्रशासन, जिस जिले को, जिस शहर को सेंसिटिव घोषित किया हुआ मध्य प्रदेश में इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट दी थी 8 दिन पहले कि यहाँ पे दंगा हो सकता है त्योहार के समय, तब आपने यहाँ की तमाम सारी फोर्स जिले में अन्य जगह भेज दी। यहाँ चंद पुलिस वाले लोग बचे थे। इतना बड़ा जुलूस, इतने से चंद लोग
कंट्रोल कर सकते हैं क्या? कि इस पूरे दंगे के पीछे कमजोर प्रशासन, सूचना तंत्र की कमी और प्रशासन की पकड़ ढीली होने के कारण अपराधियों ने, दंगइयों ने निर्भीक होकर यहाँ पर जो है आगजनी की, हिंसा की। ग्वालियर चंबल अंचल को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में दंगल मचा हुआ है। ग्वालियर चंबल की सीटों पर कब्जा जमाने और ज्योतिरादित्य सिंधिया को घेरने की रणनीति पर काम कर रही कांग्रेस ने अब दिग्विजय सिंह को ग्वालियर चंबल की जिम्मेदारी सौंपी है। सिंधिया के गढ़ में कांग्रेस की सियासी जमीन को मजबूत करने के लिए दिग्विजय सिंह 7 मई को बड़ी बैठक करने वाले हैं। दरअसल बीते दिनों ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राजगढ़ में पार्टी का कार्यक्रम आयोजित किया था। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस के सदस्यता अभियान में 3 विधानसभा सीटों पर पार्टी को एक भी सदस्य नहीं मिला। कांग्रेस में जमीनी स्तर पर कोई कार्यक्रम नहीं होते, मैदानी स्तर पर कांग्रेस का संगठन कमजोर है। राहुल गांधी पब में घूम रहे हैं और कार्यकर्ता निराश हैं। अखबारों में तो कांग्रेस के लोग कहते हैं कि हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, ये कार्यक्रम हो रहे हैं, पर मैदानी स्तर पर ये कार्यक्रम कहीं पर भी होते नहीं है, क्योंकि मैदानी स्तर पर कांग्रेस का संगठन बहुत कमज़ोर है और इस समय जो लोग भी कांग्रेस में हैं उनमें निराशा का वातावरण है और लगातार जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं, अभी जिस तरह से राहुल गांधी जी पब में लोगों ने देखा है, तो लोगों को लगता है कि कांग्रेस को आगे कौन बढ़ाएगा। माननीय कमलनाथ जी और माननीय दिग्विजय सिंह जी ये कांग्रेस के शीर्षस्थ नेता हैं, प्रथम पंक्ति के नेता हैं, तो ये पूरे प्रदेश में कहीं भी बैठक ले सकते हैं, कहीं भी भारतीय जनता पार्टी को घेरने की प्लानिंग कर सकते हैं, किसी भी जिले में जाकर कांग्रेस के नेताओं और जिला अध्यक्षों की बैठक ले सकते हैं। चूँकि वर्ष अब 2023 से लड़ने की शुरुआत करने का हो चुका है, हमारे मिशन 2023 के लिए हम कुछ भी करेंगे। राजनीतिक आधार पर जो हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी ने जो प्लानिंग किया है, यह बैठक भी उसी। और अब भोपाल से बड़ी खबर, पुरुषोत्तम शर्मा के मामले में गृह विभाग विधि विशेषज्ञों की राय लेगा। सीएटी के आदेश पर विधिक राय लेकर हाईकोर्ट में अपील दाखिल करने के संबंध में फैसला लिया जाएगा। सीएटी के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेगी सरकार और इसके लिए विधि विशेषज्ञों की राय ली जा रही है। पुरुषोत्तम शर्मा और इनका मारपीट का, पारिवारिक हिंसा, घरेलू हिंसा का मामला सामने आया था। इसके बाद इन्हें राहत दी गई है ट्रिब्यूनल की तरफ से, सीएटी की तरफ से इन्हें राहत दी गई है और सीएटी के फैसले के खिलाफ अब सरकार हाईकोर्ट का रुख करने जा रही है। जबलपुर के ड्रग हाउस संचालकों के खिलाफ दवा कारोबार में करोड़ों के फर्जीवाड़े की शिकायत सामने आई है। यहां रेलवे, जिला अस्पताल समेत निजी अस्पतालों के नाम से कम कीमत पर दवाइयां खरीदकर महंगे दाम पर बेचने के आरोप लगे हैं। शिकायतकर्ता ने एएसपी को शिकायत आवेदन के साथ लाखों रुपए के फर्जी बिल और दस्तावेज भी सौंपे हैं। शिकायतकर्ता के मुताबिक ड्रग हाउस के मालिक ने अस्पताल में दवा सप्लाई के नाम पर कंपनियों से कम कीमत पर दवाएं खरीदी। ये दवाएं अस्पताल में नहीं भेजी गई, बल्कि वहां से खरीद बिक्री के जरिए फर्जी दस्तावेज बनवाए गए। इसमें संबंधित अस्पतालों के मालिक और डॉक्टर्स के डुप्लीकेट हस्ताक्षर कर रिकॉर्ड तैयार किया गया। एएसपी ने जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा जताया है। गौरतलब है कि ड्रग हाउस संचालक महेश केमतानी और नरेश केमतानी के खिलाफ ये पहली शिकायत नहीं है। इसके पहले भी कोरोना काल में उनके खिलाफ शिकायतें मिली थीं और तब कार्रवाई भी की गई थी। उनके भाई नरेश केमतानी के द्वारा किया गया है, जिनमें उन्होंने भिन्न भिन्न हॉस्पिटलों में, जिसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल दोनों के फर्जी दस्तावेज तैयार करके उन्होंने कंपनियों से सस्ते दामों में दवाइयां मंगा के और लोकल में उनको महंगे दामों में बेची है, जिसमें कुछ नशीली दवाइयां भी शामिल हैं। ऐसे ही एक बिल मैंने सबमिट किया है, जिसमें डॉक्टर रत्नेश कुररिया के नाम से उन्होंने बिल सबमिट किया है कंपनी में, जो कि देवास शहर के कई स्थानों में खुलेआम चल रहे जुए और सट्टे के अड्डों पर पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने को मिली है। दरअसल औद्योगिक के इलाके का एक वीडियो वायरल हुआ है। इसमें बड़े स्तर पर जुआ और सट्टा खेलते कई लोग दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद पुलिस हरकत में आई है। शहर के कई इलाकों में दबिश देकर आधा दर्जन से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। इन लोगों का सड़क पर जुलूस भी निकाला गया। इनके अस्थायी अड्डों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। बैतूल में भ्रष्टाचार के कारण केज एक्वाकल्चर का पायलट प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही दम तोड़ चुका है। मत्स्य विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों ने सरकार से मिले लाखों के फंड को हजम कर लिया। जिन मछुआ समितियों को इस योजना का लाभ मिलना था, वो आज भी बेरोजगार बैठे हैं।
इंदौर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 101 फीट का तिरंगा फहराया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हुए आयोजन में राष्ट्रीय एकता, अखंडता और संप्रभुता की शपथ दिलाई गई। 101 फीट का तिरंगा फहराया गया। कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद रहे। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इंदौर में पार्टी नेताओं को स्वागत के दौरान हार न पहनने की सलाह दी है। गडकरी ने कहा कि ये फजूल खर्ची है, एक कार्यक्रम में सिर्फ एक हार ही पहनाया जाए। बीजेपी की पहचान पार्टी विद डिफरेंस की है, ऐसे में पार्टी विद अ डिफरेंस कैरेक्टर ये पहचान होनी चाहिए। नेताओं को इसमें संयम बरतना चाहिए। आज 12वें नेशनल महिला हॉकी चैंपियनशिप का आगाज होगा। देश भर की 27 टीमें इस चैंपियनशिप में हिस्सा ले रही हैं। 17 मई तक टूर्नामेंट चलेगा। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में मैच खेले जाएंगे। बाबा केदारनाथ के कपाट आज 6:25 पर खोल दिए गए। कपाट खुलने के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भी मौजूद रहे। श्रद्धालु बड़ी बेसब्री से बाबा के कपाट खुलने का इंतजार कर रहे थे। 6 महीने का इंतजार श्रद्धालुओं का खत्म हुआ। तो बाबा के दरबार में भक्तों का सैलाब लगा और 6:25 पर कपाट खोले गए। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी मौजूद रहे। श्रद्धालु बड़ी बेसब्री से बाबा के कपाट खुलने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही कपाट खुले 6 महीने का इंतजार खत्म हो गया। हर हर महादेव के जयकारों से धाम गुंजायमान हो उठा। बाबा के दरबार में कड़ाके की ठंड में श्रद्धालु कपाट खुलने के साक्षी बने। देश के कोने कोने से श्रद्धालु धाम यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, श्रद्धालु धाम में पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा पहली पूजा यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से हुई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।